आज 2 फरवरी 2025 का दिन, महीना माघ का चल रहा है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है आज प्रातःकाल 9:14 तक। चूँकि उदया तिथि में चतुर्थी आज रहने वाली है, संभवतः इसीलिए बसंत पंचमी का पर्व जो है वो कल मनाया जा रहा है 3 फरवरी को। उदया तिथि का बड़ा महत्व है हमारे सनातन धर्म में। हमारे जो पंचांग की व्यवस्था दी गई है उसमें उदया तिथि में ही बहुत सारे पर्व, त्यौहार और व्रत मनाए जाते हैं। और 9:14 तक चूँकि चतुर्थी तिथि आज है, इसलिए पंचमी कल मनाई जाएगी। नक्षत्र की बात करें, आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर 12:52, कल सुबह 3 फरवरी के 12:52 तक कल ये रहने वाला है। मतलब आज मध्यरात्रि तक जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र भोग करेगा। योग की बात करूं तो शिव योग है। करण की बात करूं तो आज दिन में विष्टि करण रहने वाला है। शुभ मुहूर्त में पहला शुभ मुहूर्त जो है अभिजीत मुहूर्त, वह 12:13 से शुरू होकर के 12:57 तक अभिजीत मुहूर्त शुभ मुहूर्त रहेगा। व्यापारियों के लिए, कामगारों के लिए चौघड़िया का जो शुभ मुहूर्त है, जो लाभ का शुभ मुहूर्त है, वह सुबह की बेला में है 9:52 से लेकर के 11:13 तक। आज चूँकि भद्रा भी रहने वाली है और भद्रा का जो टाइमिंग है वो 7:09 सुबह से लेकर के और 9:14 तक रहने वाला है। और भद्रा का वास जो है वो पृथ्वी लोक पे ही है, मृत्यु लोक पे है। और मृत्यु लोक की भद्रा जो है कहीं न कहीं अरिष्टकारक होती है। तो ये जो सुबह का समय है 7 बजे से लेकर के और 9 बजे तक का, ये थोड़ा सा कहीं न कहीं ठीक नहीं है नए काम के लिए, कुछ नया शुरू करने के लिए या यात्रा करने की दृष्टि से। आज का राहु काल जो है सायंकाल 4:40 से लेकर के 6:01 तक रहने वाला है। और आज चूँकि रविवार है, इसलिए रविवार के दिन पश्चिम दिशा की यात्रा निषेध कही गई है। दिशाशूल, दिक्सूल कहा जाता है पश्चिम दिशा का रविवार के दिन। चंद्र राशि मीन रहने वाली है। सूर्य राशि वर्तमान में मकर में चल रहा है, जो कि पिछले 14 जनवरी से लगातार मकर में ही गोचर कर रहे हैं श्री सूर्यदेव। चलिए, आज का पंचांग आपने जान लिया। अब रुक करते हैं आज के शुभ उपाय की, ताकि आपका आने वाला समय अच्छा गुजरे। देखिए, आज चूँकि मैंने एक उपाय, बसंत शुरू हो गया है, कल जैसा कि बसंत पंचमी है। अब आज बसंत पंचमी की ये पूर्व संध्या है। सुबह 9:14 के बाद आप जानती हैं कि पंचमी तिथि लग जाएगी। तो माता सरस्वती से जुड़ा हुआ, विद्या से जुड़ा हुआ, ज्ञान से जुड़ा हुआ आज मैंने शुभ उपाय लिखा है। सरस्वती माता की प्रसन्नता के लिए आज धार्मिक पुस्तक वितरण करें। धार्मिक पुस्तक सुंदरकांड हो गया, दुर्गा चालीसा हो गया, इत्यादि ये जो पुस्तकें हैं इसका आप जो है वितरण कर सकते हैं। और जो ज़रूरतमंद विद्यार्थी हैं, जो कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थी हैं, उनको जो है आप उनके क्लास के अनुसार, उनकी ज़रूरत के हिसाब से आप उन्हें पुस्तकें दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आप निश्चित रूप से माता सरस्वती के प्रिय पात्र बनेंगे। और कहीं न कहीं विद्या का दान, ज्ञान का दान महादान कहा जाता है। और आज आप ये उपाय जरूर करें। बसंत पंचमी की पूर्व संध्या है, इससे आपको ज़रूर माता सरस्वती की कृपा मिलेगी। चलिए, अब बात कर लेते हैं शुभ मंत्र की। तो कौन सा आज शुभ मंत्र आप बता रहे हैं? देखिए, शुभ मंत्र इसमें जो भगवती दुर्गा से, चूँकि गुप्त नवरात्र चल रहा है और गुप्त नवरात्र के दिनों में माता दुर्गा के ही मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। माता दुर्गा को ही प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास हर देवी भक्तों को करना चाहिए। और मंत्र इसमें है, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। यह भगवती दुर्गा का मंत्र है, जो कि दुर्गा सप्तशती से लिया गया है। इसका अर्थ होता है कि इस समस्त संसार की जितने भी कष्ट हैं, दुख हैं, ये सब आप दूर कर सकती है, चूँकि आप ही इस सचराचर जगत में एक मात्र व्याप्त शक्ति हैं। और कहीं न कहीं जो कुछ भी संसार में दृष्टिगोचर होता है वह आप ही हैं, क्योंकि एक ही वाहम जगतपत्यम द्वितीया का माँ परा। जगदम्बा से इस तरह से प्रार्थना की जाती है। महामारी तक रोकने का सामर्थ्य इस मंत्र में है। इस मंत्र को करने से निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। चलिए, आपको आज का शुभ मंत्र भी पता चल गया। अब आखिरी वास्तु टिप आज क्या देने वाले हैं? देखिए, जिनके घर का नैऋत्य कोण हल्का हो या ढाल वाला हो, घर बनाते समय ध्यान न रहा हो, या किसी कारण से भौगोलिक स्थिति वहाँ का ऐसा हो कि नैऋत्य कोण मतलब पश्चिम और दक्षिण का कोण अगर हल्का हो गया या वहाँ ढाल अधिक है या
आपके घर के पिंड के बाहर वहाँ कोई गड्ढा है या कोई तालाब है, कोई ऐसी स्थिति है, तो वो निश्चित रूप से आपके लिए हानिकारक है और उसका दुष्प्रभाव आपके परिवार के ऊपर, आपके घर में रहने वाले लोगों के जीवन पे, स्वास्थ्य पे जरूर पड़ रहा होगा। तो इससे बचने के लिए आप उसी कोने पे, नैऋत्य कोण पे ही एक लाल रंग का झंडा लगाएं, बांस में डाल करके, डंडे में डाल करके, जिसकी ऊंचाई आपके समस्त मकान से ऊपर हो, मतलब उसकी छाया जो है आपके मकान से बड़ी होनी चाहिए। इस तरह का झंडा नैऋत्य कोण में लगाने से जो नैऋत्य कोण का दोष होता है, जो उसका हल्कापन होता है, जो ढाल का दोष होता है, वह समाप्त हो जाता है। यह वास्तु का एक बहुत अच्छा महा उपाय है जो करके आप अपने नैऋत्य कोण की शुभता को बढ़ा सकते हैं। चलिए, लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश हमारे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं। जी लोकेश, अपना सवाल कर सकते हैं आप। जी नमस्कार। जी नमस्कार लोकेश जी। जी मेरा नाम लोकेश सोनी। जी लोकेश जी, अपनी जन्म तिथि बताइए। राजस्थान, कोटा राजस्थान। जी जी सर, मैं पूछ रहा हूँ, एक तो मेरे ऊपर काफी समय से कर्जा है, तो इसको मैं लगातार दे रहा हूँ और अभी तक भी कुछ बचा हुआ है। और एक मेरा प्रश्न है, हमारे घर का मकान कब तक आएगा? काफी समय से मैं किराए में रहता हूँ। दो मेरे प्रश्न है सर। आप कहाँ से बोल रहे हैं राजस्थान में? कोटा। जी हाँ, कोटा राजस्थान, कोटा। ठीक है, देखिए मैंने आपका जो प्रश्न लिया है, पहला प्रश्न आपने शायद कर्ज का पूछा है कि कर्ज की स्थिति कब तक ठीक होगी। तो कर्ज की स्थिति के बारे में बता दूं, कर्ज की स्थिति अब आपकी धीरे धीरे समाप्त हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा 28 मार्च के बाद और जुलाई 2025 के पहले पहले आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कर्ज मुक्ति के योग आपकी कुंडली में बन गए हैं। दूसरा प्रश्न जो आपने मकान का पूछा है, मकान का योग तो है लेकिन अभी वो अधूरा है। मकान निर्माण आदमी करता है लेकिन वो पूरी तरह से उसमें बस नहीं पाता है, रह नहीं पाता है। तो मकान के योग में थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है। तो इसके लिए आप जो है किसी भी त्रयोदशी के दिन जब शिववास होता है तो आप जिस मकान में भी रह रहे हैं वहाँ पे पार्थिव के शिवलिंग, याद रखिए पार्थिव के शिवलिंग मतलब मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं और उनकी पूजा तभी होती है जब शिववास होता है। शिववास आपको पंडित जी बता देंगे किस तिथि में शिववास है। तो शिववास वाले दिन अपने घर में जो है पार्थिव का शिवलिंग बना करके, मिट्टी का शिवलिंग बना करके षोडशोपचार तरीके से उनका पूजन करिए। गंगा जल या दूध से उनका रुद्राभिषेक करिए। ये करने से आपका ये जो मकान की इच्छा है, मनोकामना है, महादेव कृपा से वो जरूर पूरी होगी। क्योंकि चंद्रमा राहु के साथ वर्तमान में प्रश्न काल में है। मकान का आपके पास योग तो है लेकिन उसमें रहने और बसने में कई प्रकार की अड़चनें, कई प्रकार की दिक्कत दिखाई दे रही है। कर्ज मुक्ति का योग आपकी जन्म कुंडली में बन गया है और ये जुलाई तक आप निश्चित रूप से कर्ज मुक्त हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। बिहार से चंदन है अगले कॉलर। जी चंदन, अपना सवाल कर सकते हैं आप। हेलो जी चंदन जी, सवाल कीजिए। सर है कि वो नौकरी के बारे में पूछना था। ठीक है, अपनी डिटेल्स बता दीजिए। जन्म तिथि? कहाँ से बोल रहे हैं? बिहार। जन्म है 3 सितंबर 2004। ठीक है, और जन्म समय? 5:05 सुबह। आवाज इनकी क्लियर आप अपनी आवाज़ म्यूट कर दीजिए। ऐसा करते हैं, व्हाट्सएप कॉलर ले लेते हैं तब तक, व्हाट्सएप मैसेज, क्योंकि आप टेलीविजन सेट का वॉल्यूम तब तक म्यूट कर दीजिए। व्हाट्सएप मैसेज आया है रश्मि शर्मा का। जी 30/6/1975 का इनका जन्म है। 1975, 36/1975, 10:45 AM, 10:45 सुबह के, और स्थान है चंडीगढ़। सवाल इनका यह है कि आने वाला समय कैसा रहेगा, भविष्य कैसा रहेगा। देखिए 30 जून 1975 और चंडीगढ़ का 10:45 सुबह का समय है। सिंह लग्न की कुंडली है और जन्म राशि इनकी है कुंभ। शुक्र की महासा चल रही है। शुक्र इनकी जन्म कुंडली में 12वें बैठा हुआ है, कर्क में, अश्लेषा के नक्षत्र में। तो देखिए ये जब शुक्र की दशा ऐसे लोगों की चलती, खास करके किसी महिला की कुंडली में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा मोहभंग होता है। मोहभंग होता है रिश्तों को लेकर के, मोहभंग होता है अपने काम को लेकर के। तो ये कहीं ना कहीं मानसिक रूप से जो है इमोशनल डिटैचमेंट होता है लोगों को और किसी बात को लेकर के मन में भय रहता है।
खास करके इस ऐसे लोगों को ऐसे आर्थिक परिस्थितियों को लेकर के एक कहीं न कहीं भविष्य में अनिश्चितता दिखाई देती है। और ये जो दशा आपकी शुरू हुई है केवल और केवल थोड़ी सी आर्थिक और इमोशनली जो है परेशान करता है। तो एक तो फाइनेंस को ठीक रखने की ज़रूरत है, फाइनेंस पे बहुत कड़ी नज़र बना के रखिए, क्योंकि बहुत अधिक पैसों की आवश्यकता पड़ने वाली है और आपके पास अभी उतने पैसे आ नहीं रहे हैं, पैसों की व्यवस्था नहीं है। एक सीमित आय है, सीमित आय के साधन है जिसको कहीं ना कहीं एक्सप्लोर और उसको बढ़ाने की, उसको विस्तार देने की आवश्यकता है। दूसरी बात, जो इमोशनली आप डिटैच हो रही हैं लोगों से, या यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा लोग आपकी केयर नहीं कर रहे हैं फैमिली के मेंबर, उसके लिए आपको ज़रूर या तो उस विषय को मान लें कि आपका भाग्य है, या आप थोड़ी सी दुर्गा जी की आराधना करें, शुक्रवार का व्रत किया करें, महालक्ष्मी का पूजन करें और श्री सूक्त का पाठ नियमित आप करना सीख लीजिए, नियम से करिए। और 1 महीने लगातार जब आप दुर्गा आराधना करेंगी, श्री सूक्त का पाठ करेंगी, तो आर्थिक स्थिति में भी आपको लाभ दिखाई देगा। और दूसरा, जो अभी परिवार के साथ, लोगों के साथ थोड़ा सा आपका आकर्षण कम हो रहा है, मोह कम हो रहा है, उसमें भी आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा और चीज़ें आपके फेवर में होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन उसके लिए आप शुक्रवार का व्रत करिए, दुर्गा की आराधना करिए और श्री सूक्त का पाठ रोज किया करिए। चलिए, पूरी उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, रोहतास से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंजू मिश्रा इनका नाम है। जी अंजू जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। हाँ, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाह रही हूँ। जी मेरी बताइए। बेटी का जन्म है 18 मार्च 1997, जी सुबह 8:33। जी, कहाँ पैदा हुई बच्ची? रोहतास। जी तो मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ कि जैसे उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा पंडित जी, और शादी अभी तक नहीं हुई है, तो शादी कब, कैसे और मतलब किस तरह की शादी होगी, और मैरिड लाइफ उसका कैसा रहेगा? देखिए, 18 मार्च 1997 8:35 प्रातः काल, सुबह का जन्म है बच्ची का? सुबह का 8:33, 33। ओके। रोहतास बिहार। हाँ ठीक है, रोहतास बिहार तो ठीक है, मिल गया। हाँ, 18 मार्च 1997 8:33 रोहतास। मेष लग्न की कुंडली है, मंगल राहु छठे हैं। देखिए, बीमारियों से तो ये हमेशा से घिरी रही है, बचपन से, बाल्यकाल से ही घिरी रही है। और चूंकि छठे भाव में मंगल राहु की युति है, ये कहीं ना कहीं शरीर में विष बनाते हैं, जहर बनाते हैं। और जहर विष टॉक्सिक जब बनता है तो स्वभाव से शरीर में कहीं ना कहीं कई प्रकार के रोग ले लेते हैं। खास करके बुखार का आना ये एक स्वाभाविक बात है, बार बार बुखार आना, रक्त में इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, वायरल इन्फेक्शन होना, ये इसके लिए एक सामान्य सी बात रही है। और ये जो परिस्थिति अभी पीछे इसकी बीती है, लगभग शनि की महादशा जो 18-19 साल जो बीती है, ये कहीं ना कहीं इसके लिए काफ़ी सेहत की दृष्टि से खराब रहा है। सन 2004 से लेकर के 2023 तक का, उसमें भी 2017 से 2020 तक का कालखंड जो रहा, इसकी सेहत की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं रहा, बहुत बढ़िया नहीं रहा, बहुत इसने झेला। अभी आप ये जान के चलिए कि दशा इसकी जो है सामान्य से थोड़ी सी अच्छी है, अभी भी बहुत अच्छी दशा इसकी नहीं चल रही है। ऐसे में एक तो इसको पहले आप विधारा की जड़, विधारा एक औषधीय लकड़ी है, विधारा की जड़ बुधवार के दिन हरे धागे में या हरे कपड़े में आप इसके दाहिने बाह में जरूर बंधवाइए बुधवार के दिन। विधारा आप इसको नोट कर लीजिए, ये मिल जाएगा आसानी से किसी आयुर्वेदिक और पंसारी की दुकान पे। दूसरा, इससे एक विष्णु सहस्रनाम का पाठ पर डे करवाइए। अगर विष्णु सहस्रनाम का पाठ ये नहीं कर पा रही है तो इसे आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करवाइए। 2 में से जो ये कर सके इससे करवाइए। रही बात जो आपने दूसरा प्रश्न विवाह का पूछा है, तो केवल सेहत ही खराब होने की वजह से विवाह के संबंधों में दिक्कत आती है। लोग आते हैं, देखते हैं और नापसंद करके चले जाते हैं, बात कहीं रिश्ता बनता नहीं है। तो उसके लिए बता दूं कि ये 2 उपाय जो मैंने बताए हैं, अगर ये आप करना शुरू कर देंगी तो 17-18 दिन के बाद इसकी सेहत बहुत अच्छी होगी और उसके बाद इसकी रिश्ते की बात भी ठीक हो जाएगी। और एक बार अगर विवाह हो गया तो दाम्पत्य जीवन इसका अच्छा होगा, क्योंकि शुक्र इसका अच्छा है। केवल पसंद नापसंद के चक्कर में इसकी शादी नहीं हो पा रही है। एक बार अगर रिश्ता बन गया, बात बन गई, तो फिर कोई दिक्कत भविष्य में नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी क्या सवाल है आपका? दिनेश शर्मा जी जलंधर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार मैम, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी मेरे बेटे का जी दिनेश जी, अपने बेटे की जन्म तिथि आप बताएं। बेटे की जन्म तिथि है 9 फरवरी 2010। समय और स्थान?
समय है 12:56 PM, सुबह के 12:56 PM। ठीक है, और स्थान? स्थान है मैम पालमपुर, हिमाचल प्रदेश। जी। क्या सवाल है आपका? मैम वो इस बार 10th के पेपर दे रहा है, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि 10th के बाद वो कौन से सब्जेक्ट के साथ आगे जाए और उसका करियर और हेल्थ कैसी रहेगी फ्यूचर पे। देखिए, आपने दिनेश जी जो बताया, बच्चे का 9 फरवरी 2010 दोपहर, मध्य दोपहर का 12:56 पालमपुर, हिमाचल प्रदेश। इसके हिसाब से इसकी शिक्षा तो अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि पंचम भाव में शनि बैठा हुआ है। तो सामान्य सी बात है, अगर पंचम भाव में शनि बैठे और चूंकि अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों को इंजीनियरिंग, मैथमेटिशियन या इस तरह की शिक्षा मतलब देनी चाहिए, तकनीक से जुड़ी हुई, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई। दूसरा, आपने इस समय जो इसकी दशा चल रही है, शुक्र में बृहस्पति का अंतर है, तो लड़का निश्चित रूप से पढ़ाई में अच्छा करेगा, रिजल्ट इसके अच्छे आएंगे, कोई दोष, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसे मैथ की तरफ ले जाइए, इंजीनियरिंग की तरफ ले जाइए और तकनीक से जुड़ी हुई शिक्षा दीजिए, उसी में इसका करियर है। सेहत की बात आपने की है, तो सेहत चूँकि शुक्र की दशा चल रही है और शुक्र इसकी जन्म कुंडली का लग्नेश है, लेकिन चूंकि अभी बृहस्पति का अंतर आया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा इसको पेट से जुड़े हुए बीमारी दिखाई देती है, लेकिन बहुत प्रभावी नहीं है, इसलिए थोड़े बहुत ही इलाज से ठीक रहेगा, कोई बहुत बड़ा संकट नहीं है। ऐसे बच्चों को जल्दी से फैटी लीवर होना और सर में दर्द की शिकायत, ये 2 कंप्लेन ये कर सकता है, लेकिन वो कोई बहुत गंभीर समस्या नहीं है। थोड़ा सा खान पान ठीक रखें तो बिल्कुल ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया। उम्मीद है कि आप तमाम चीज़ें भी करेंगे जो आपको पंडित जी बता रहे हैं। पंडित जी, क्योंकि आप बता रहे थे कि आज से लग जाएगी वसंत पंचमी और कल तक चलेगी, लेकिन महाकुंभ की अगर हम बात करें तो महाकुंभ का एक स्नान भी है बेहद खास, क्या महत्व? देखिए, ये अमृत स्नान जो होता है, आप अमृत स्नान की चर्चा भी सुन रही होंगी। तो जैसे एक तो मौनी अमावस्या, मकर संक्रांति, अब ये जो मौनी अमावस्या के बाद जो ये तीसरा होने जा रहा है, इसको अमृत स्नान, ये बसंत पंचमी का है। बसंत पंचमी एक अभूज मुहूर्त कहा जाता है। इस दिन वाग्वादिनी विद्या की देवी माता सरस्वती का प्राकट्य उत्सव भी है, वाग्वादिनी का, वीणावादिनी का। इसलिए ये बसंत बहुत खास है अपनी ग्रह स्थिति की वजह से, अपने जो है जो दिव्य घटनाएं स्थिति पे हुई उसकी वजह से, क्योंकि जितना भी संसार में ज्ञान है, क्योंकि आप देखिए प्रयागराज को त्रिवेणी कहा जाता है। त्रिवेणी का अर्थ क्या होता है? त्रिवेणी का अर्थ होता है 3 ऐसी धाराएं जहां एक साथ मिलती हों। तो पहली धारा जो प्रकट रूप में दिखाई देती है, माता गंगा की जो सुरसरी हैं। दूसरा, माता यमुना कालिंदी का। और तीसरा जो अदृश्य है, कभी कहा जाता है कि पूर्व काल में सरस्वती जी भी वहाँ मिलती थी, जो कि अब दिखाई नहीं देती हैं, विलुप्त हो गई हैं। लेकिन जो प्रकट रूप से सरस्वती हैं, वो संतों महात्माओं की वाणी से निकलने वाली ज्ञान धर्म की चर्चा की वाणी है। जो उनके मुख से मंत्र, वेद, स्तुति ईश्वर की होती है, वह सरस्वती के रूप में ही माना जाता है कि गंगा और यमुना ये दोनों प्रत्यक्ष रूप से, और वहाँ जो 1 महीने कल्पवास करने वाले साधु, महात्मा, महामंडलेश्वर, जगत गुरु शंकराचार्य, ये जो तमाम हमारे सनातन धर्म के जो पुरोधा हैं, जो ज्ञाता हैं, और जो पूरे 1 महीने वहाँ रह करके भगवान की, ईश्वर की स्तुति करते हैं, मंत्र बोलते हैं, कथाएं कहते हैं, ये सरस्वती के रूप में जाकर के वहाँ पे जो है गंगा यमुना के जो संगम में मिलती है। तीसरी जो धारा है, ये सरस्वती की यह धारा है, जो संतों महात्माओं की वाणी से वहाँ पे पूरे 1 महीने निकलती है, पूरे माघ महीने में। और अमृत स्नान का मतलब होता है कि वह जल जब अमृत के समान हो जाए, तो वह विशेष नक्षत्र में, जब रेवती नक्षत्र होता है, रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र कहा जाता है, और तिथि होती है जो वाग्वादिनी का प्राकट्य दिवस है, अर्थात माघ शुक्ल पंचमी, जिसको श्री पंचमी कहा जाता है, बसंत पंचमी कहा जाता है। वसंत का महीना आ जाता है। जब आप देखें तो अधिक शीत ऋतु जो रहती है, जो शीत से बहुत समस्या होती है, शीत ऋतु समाप्त होती है, न अधिक गर्मी होती है, न बहुत अधिक शीत होती है, मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। यह अमृत स्नान का खगोलीय दृष्टि से और जो है ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत महत्व की वेला है, बहुत जैसे कहते हैं कि ऊर्जा की वेला है। और इसमें जल में स्नान करने से, अमृत स्नान करने से रोग मुक्ति होती है, शरीर में ऊर्जा और चेतना, आध्यात्मिक विकास होता है। इसलिए अमृत स्नान का बड़ा महत्व है। खास करके जो प्रयागराज में जो कुंभ वर्तमान में चल रहा है, ऐसे में स्नान करने से निश्चित रूप से जहाँ व्यक्ति को मानसिक शांति मिलेगी, वहीं पे शारीरिक कष्ट और पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है। तो चलिए, आपको महत्व बता दिया। अब एक कॉलर ले लेते हैं, अशोक कुमार अमृतसर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अशोक जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप।
अशोक जी, टेलीविजन सेट का वॉल्यूम आप म्यूट कर दीजिए, नहीं तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दोबारा से कॉल ले लेंगे। दिलीप रावल हमारे साथ जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से। जी दिलीप जी, अपना सवाल कीजिए। हाँ, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार मेरा नाम है दिलीप रावल जी। और दूसरी बात है मेरा जन्म साल है 21/11/1985। 21/11 जी 1985 जी। पंडित जी, मैं ये पूछना समय- चाहता था कि समय दिलीप मेरी जी बता शादी दीजिए। होगी कि नहीं, और मेरे जीवन में कौन सा शुभ योग है और अशुभ योग है, और मेरे राशि के बारे में बताइए। आप समय बताइए अपना, समय तो आपने बताया ही नहीं। हाँ, दोपहर में 1 बजे। जी, कहाँ पैदा हुए आप? मुंबई। देखिए 21 नवंबर 1985 दोपहर 1 बजे मुंबई का मैंने आपका ये जन्म डिटेल लिया है। कुंभ लग्न है, इसके अनुसार से कुंभ राशि भी है। जो आपने विवाह का प्रश्न किया है वह विवाह का स्वामी सूर्य आपकी जन्म कुंडली में सप्तम, शनि के साथ 10वें भाव में बैठा हुआ है, और शुक्र जो है वो तुला राशि में केतु के साथ 9वें भाव में बैठा हुआ है। तो कुल मिलाकर के विवाह की दशा तो आपकी चल रही है दिलीप जी, और ये विवाह की दशा 2025 में ही है। 2025 में ही विवाह का योग आपके बना हुआ है, और इसी में आपका दाम्पत्य जीवन शुरू होना चाहिए। दूसरा, आपकी राशि चूंकि कुंभ है, तो अभी कुंभ की 7.5 जो है चल रही है। आपकी ही राशि पे शनि देव का गोचर पिछले लगभग 2.25 साल से 26-27 महीने से चल रहा है। शनि की 7.5 में आपकी राशि रहने वाली है, और अभी ये 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर अगले 2.5 वर्ष तक और रहने वाला है। तो शनि की 7.5 चल रही है, इसके उपाय आपको जरूर करने चाहिए। चूँकि बुध की दशा चल रही है, अब बुध में बृहस्पति का अंतर है। अब बुध और जो आपका चल रहा है ये शनि का फल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये समय जब से बुध आया है आपको काम से और परिवार से पीड़ा दे रहा है, सेहत से पीड़ा दे रहा है, और यह अभी दशा आपकी सितंबर तक रहने वाली है। सितंबर के बाद चीज़ें बदलेंगी, आपके पक्ष में होंगी। एक बात और है कि थोड़ा पैसे सोच समझ के खर्च किया करिए, क्योंकि अभी आपके पास जेब खाली है। पैसों का बहुत ज़्यादा अपव्यय पिछले 1 वर्ष में हुआ है, ऐसा कुंडली में दिखाई दे रहा है। थोड़ा सोच समझ के पैसे कम खर्च करिए, और थोड़ा परिवार वालों के बातों पे कम ध्यान दिया करिए। अगर कोई कुछ बुरा कहता भी है तो उसे एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। प्रयास करिए कि घर से दूर रहिए, क्योंकि ये जो दशा अभी चल रही है 1 वर्ष से, ये कहीं न कहीं आदमी अपने परिवार, अपने खास स्वजन के लोगों से ही नाराज़ होता है, उनसे बैर करता है और उनसे दूर रहना चाहता है। तो थोड़ा इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखेंगे तो जीवन में जो संकट है, जो कष्ट है, वो अपने आप देखेंगे समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया, और लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस बीच एक सवाल आपसे ले लेती हूँ अमृत स्नान से जुड़ा हुआ। जो लोग अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि कई सारी ऐसी चीज़ें सामने आई जहां पर कहा जा सकता है कि थोड़ी सी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आपको प्रशासन के सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे में क्या आप कहना चाहेंगे धार्मिक आधार पर कि क्या कुछ लोगों को करना चाहिए? क्या कुछ, अगर जा रहे हैं अमृत स्नान के लिए, तो क्या कुछ उनको करना चाहिए? देखिए, ये महाकुंभ की जो व्यवस्था है, पहली बात तो महाकुंभ का आयोजन करने कराने का काम ये सरकार का है, और सरकार इसमें बेहतर जो उपाय हो सकते हैं वो कर रही है, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो उपाय जनमानस के कल्याण के लिए है। किसी की कोई ऐसी मंशा शासन प्रशासन की या उसमें लगे लोगों की नहीं है, किसी को कष्ट हो, किसी को पीड़ा हो। थोड़ी सी असुविधा हो जाती है, क्योंकि सामान्य सी बात है कि इस हिंदुस्तान की आबादी 150 करोड़ है, और उसमें भी सनातन धर्मावलंबियों की संख्या, और सब आज चूँकि ये चाहते हैं कि जब विशेष कोई मुहूर्त हो तो उसमें हम भी जो है पुण्य के भागी बने। इस वजह से भीड़ का आना स्वाभाविक है, लेकिन ये शासन प्रशासन की है, उसके ऊपर हमें प्रश्न चिन्ह करना, चूँकि हम धर्मपीठ पे बैठे हैं, तो ऐसी बात कहना शायद हमारी जो है सीमा में नहीं होता है। वो व्यवस्था अच्छी कर रहे हैं, हम तो सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कोई ऐसी दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो, किसी भी हमारे भारतवासी को कोई चोट न पहुंचे, हमारे सनातन धर्मावलंबी कोई ऐसी चोट ना हो जो उसके जीवन को हानि पहुंचाए। दूसरी बात, आप क्या कर सकते हैं? पहली बात, धर्म के साथ साथ धैर्य। धर्म और धैर्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मैं धर्म क्या कहता है वो आपको बता देता हूँ। धर्म और धैर्य ये 2 चीज़ें हैं, और 2 चीज़ें एक दूसरे को ही जो है सपोर्ट करती हैं, सहायक हैं, पूरक हैं। अगर आपके अंदर धैर्य है तो ही धर्म आपका पुष्पित और पल्लवित होगा। अगर केवल धर्म है
तो धर्म से आप जी तो सकते हैं, लेकिन धैर्य नहीं है तो मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे उदाहरण सहित आपको बताता हूं, कोई साधक है, कोई तपस्वी है, अगर वो केवल धर्म से रहे और धर्म से आचरण करे, मंत्र जप कर रहा है, स्तुति कर रहा है, लेकिन उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो वह अगर धैर्य नहीं रखेगा और वह अपने रास्ते से भटक जाएगा, वह उस पथ को छोड़ देगा। तो जितने भी महात्मा हैं, जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके हृदय में धैर्य स्वयं निवास करता है, और जब धैर्य होता है तो उसे अपने मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए जो भी स्नान करने जा रहे हैं तो अपने मन में धैर्य रखें, और धर्म के साथ अगर धैर्य है तो अपनी बारी की प्रतीक्षा करें। बहुत जल्दबाजी करके, बहुत हो हल्ला करके, जल्दी जल्दी आगे पहुंच करके और ये सोचें कि जितना जल्दी पहुंचेंगे, जो माने ये नियम धर्म में नहीं लागू होता है जो पहले आओ पहले पाओ, ऐसा नहीं। आप धैर्य रखिए, अपनी बारी की प्रतीक्षा करिए। चाहे आप मंदिर जाते हैं, चाहे आप कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं, कहीं भी जाइए, या मान लीजिए आप घर में ही बैठ करके कोई स्तुति जप स्तोत्र कर रहे हैं, या उनके लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की कर रहे हैं, या वो व्यापारी जिन्होंने अभी व्यापार शुरू किया, सबके लिए जरूरी है धैर्य। अगर धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो आप कभी कुछ भी हो सकते हैं लेकिन सफल नहीं हो सकते। सफलता आपसे लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर रहेगी। तो धैर्य रखते हुए, धर्म का आचरण करते हुए परिश्रम करिए, हर चीज़ मिल जाएगी। तो वही नियम यहाँ भी लागू होता है। अगर आप कुंभ जा रहे हैं, थोड़ा सा मन में धैर्य रखिए, अपनी बारी की प्रतीक्षा करिए, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत है। अगर ईश्वर ने वहाँ आपको बुलाया है, क्योंकि वही जो इस संसार का सचराचर जगत का स्वामी है, जो कड़कड़ में समाया हुआ है, वो उसी ने आपको बुलाया है, तो आपको आपकी मंजिल तक भी वही पहुँचाएगा। अगर आपके अंदर सत्य भावना है तो स्वयं प्रयागराज कुंभ में से निकल करके आपको आएंगे और स्नान कराएंगे। और अगर वो नहीं चाहेंगे तो उस स्नान में, जल में पहुंच करके भी आपका मन खिन्न हो जाएगा और आप स्नान नहीं करने पाएँ। तो धैर्य रखिए, धर्म के साथ आप जरूर स्नान करेंगे, जरूर आपको जो है ईश्वर की कृपा मिलेगी, और जरूर अमृत की बूंदें कुछ ही आपको जरूर स्पर्श करेंगी आपके शरीर को। केवल थोड़े से धैर्य की आवश्यकता है। जो लोग भी प्रयागराज जा रहे हैं, जो वहाँ पहुँच गए हैं, उन सभी के लिए सिर्फ इतना सुझाव है कि थोड़ा सा मन में धैर्य रखिए। कोई जल्दबाजी, कोई हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप उस विशेष मुहूर्त में स्नान नहीं करेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि करोड़ों जन्म, लाखों योनियों में भोगने के बाद मानव जीवन मिला है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, जरूर प्रयागराज आपके ऊपर कृपा करेंगे और अमृत स्नान करने का मौका आपको मिलेगा। धैर्य बना के रखिए। बिल्कुल धैर्य बना के रखिए और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाइए और प्रशासन का सहयोग कीजिए। पीयूष मिश्रा कानपुर से बात से जुड़े हैं अगले कॉलर। पीयूष, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा ये सवाल, पहले डिटेल दे दूं आपको। नाम है पीयूष मिश्रा और समय है रात का 1 बजे 1 AM। जी, तिथि? डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 1991। 2 जनवरी 91, 1991। जी, 2 जनवरी 1991। टाइम है रात्रि का 1 बजे 1 AM। और प्लेस है कानपुर, उत्तर प्रदेश। जी जी। सवाल ये है पंडित जी कि एक तो नौकरी का और दूसरा विवाह का, और विवाह में भी ये है कि क्या लव मैरिज के चांसेस हैं, ये जानना था। देखिए, नौकरी तो आपकी बहुत अच्छी है, आमदनी आपकी बहुत अच्छी है। एकादश भाव में लग्न जो है चंद्रमा स्वराशि का बृहस्पति के साथ उच्च का बृहस्पति है, और बुध में बृहस्पति का अंतर वर्तमान में चल रहा है। तो पहले से ही चीज़ें ठीक हैं, आमदनी वगैरह, नौकरी वगैरह में बहुत दिक्कत नहीं, चूँकि केतु के साथ, इसलिए आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। और चीज़ें जहाँ, जैसे एक साधारण सा उदाहरण बताता हूँ कि जैसे जहाँ आपको 10,000 रुपये मिलने चाहिए, वहाँ आपको 6,000 5,000 मिलता है। मतलब 60% ही आउटपुट है, लेकिन आउटपुट है। इसलिए बिल्कुल भाग्य ऐसा सहायक नहीं है, बात कहना बिल्कुल अनुचित है। भाग्य बिल्कुल सहायक है और कमाने वाले आदमी है। करियर वाइज आपका ठीक दिखाई दे रहा है। दूसरा जो आपने प्रश्न किया विवाह से जुड़ा हुआ, तो देखिए बाबू, ये स्थिति अभी आपके पक्ष में होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि सप्तमेश और लग्नेश की जो स्थिति है वह कहीं ना कहीं खडाष्टक है। अब किसी भी जातक की जन्म कुंडली में, महिला हो या पुरुष हो, अगर लग्नेश और सप्तमेश का खडाष्टक बने तो वैवाहिक जीवन में एक तो विलंब होता है और उसमें भी बाधा होती है। तो जहाँ तक रही बात प्रेम की, तो प्रेम भी होता है तो वह पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है, और कहीं न कहीं अड़चन और दुविधाग्रस्त कर देता है। आपका पार्टनर आपसे नाराज होकर आपको छोड़ के चला जाता है। तो ये 2 स्थितियां आपकी कुंडली में बन रही हैं। तो इससे बचने के लिए एक तो आप
उपाय करें कि किसी भी गुरुवार के दिन एक आप पीतल की थाली लें, उसके ऊपर पान का पत्ता रखें, एक सोने के शिव जी की छोटी ही सही 1 ग्राम की प्रतिमा बनवा करके और बाकायदे उनका पूजन करके रुद्राभिषेक करके उसको दान करें गुरुवार के दिन, क्योंकि गुरु केतु की युति के पहले दोष को दूर करना है। दूसरा, चूँकि शुक्र जो कि हमारे कुंडली में प्रेम का, रोमांस का, प्लेजर का कारक होता है, वह शनि के साथ पीड़ित दिखाई दे रहा है। और ठीक बात यह है कि दोनों एक ही कला विकला पे हैं, 2-2 डिग्री के दोनों हैं, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आपके जीवन पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं कमर के दर्द, पैर में दर्द और वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसको दूर करने के लिए आप थोड़ी सी दुर्गा की आराधना, अभी चूँकि ये माघ के गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, अष्टमी तिथि के दिन आप किसी दुर्गा मंदिर जाइए, वहाँ बैठ करके दुर्गा चालीसा का यथाशक्ति 11-21 पाठ करिए और कुछ वहाँ पे कन्याओं के खाने हेतु कुछ उनको भोजन सामग्री दान करिए। नहीं कुछ चिप्स के पैकेट, चॉकलेट जो हो सकता है, पूड़ी हलवा कुछ खिलाइए और कुछ उनको दक्षिणा दीजिए। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं को ये छोटे छोटे आप 2-3 उपाय करिए, जरूर आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगले कॉलर है विजय कुमार बिहार से। जी विजय, अपना सवाल कर सकते हैं आप। भैया जी अपने बारे में पूछना है मैडम जी मेरा। सर। हेलो जी सर, आप अपनी जन्मतिथि बताइए। एग्जैक्ट याद तो है नहीं अपना। ठीक है, सवाल बता दीजिए। सवाल अपना, स्थिति बहुत खराब है, 4 बेटी है, शादी करनी है, आर्थिक स्थिति बहुत तंगी है। उम्र क्या है आपकी पता है? उम्र तो 52 साल लगभग। ठीक है सर। कहाँ से बोल रही हैं? बिहार से। बिहार में कहाँ से? बिहार में कहाँ से? फारबिसगंज, अररिया। अररिया? 52 साल। अररिया से बोल रहे हैं आप? जी जी जी। देखिए, मैं आपका प्रश्न लग्न लेता हूँ। आपका लबोलवाब प्रश्न जो मुझे लगता है सिर्फ आर्थिक ही है, और आर्थिक जिम्मेदारी और पारिवारिक जिम्मेदारी से कैसे आप निवृत्त हों विजय जी, मुझे लगता है आपका यही सवाल है। तो देखिए विजय जी, आपको बता दूं कि अभी जो वर्तमान स्थिति वो ठीक चल रही है, कुछ बुरा नहीं है। चूँकि जिम्मेदारी ज़्यादा है इसलिए आपको एक मन में अविश्वास उत्पन्न हो गया है, एक हतोत्साहित आप हो गए हैं। लेकिन आप बिल्कुल हतोत्साहित मत होइए, कोई परेशान होने की ज़रूरत है। जो जब होना है वक्त के साथ होगा। किसी भी कन्या के विवाह में आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा मन बनाइए विवाह करने का, अपनी जिम्मेदारियों को धीरे धीरे टेक ओवर करिए और ये धीरे धीरे करके साल प्रति साल एक साल बीतता जाएगा। आपकी सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी होती जाएंगी। उसके लिए ईश्वर ही व्यवस्था करेगा। आपको विजय जी कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिषी आधार पर सिर्फ इतना कहूँगा कि थोड़ा सा आय का भाव आपका जरूर कमज़ोर दिखाई दे रहा है। रेगुलर आमदनी नहीं होती है, उसमें कोई न कोई अड़चन आ जाती है। जो पैसे आते भी हैं वो नाना प्रकार के रास्ते से खर्च हो जाते हैं। इसलिए ये ज़रूर है कि एक नियमित आय स्रोत न होने की वजह से आप परेशान रहते हैं। लेकिन रही बात कन्या के विवाह की, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। संतान पक्ष आपका ठीक है और 18 मई 2025 के बाद आपकी कन्या का विवाह होने का योग, मतलब अपने संतान पक्ष से आपको खुशियां मिलने की उम्मीद दिखाई देती है। तो 18 मई तक थोड़ा आप शांत रहिए, जो चल रहा है वैसे चलने दीजिए। 18 मई के बाद आपके बच्चों से आपको ज़रूर प्रसन्नता होगी, ज़रूर आपको शुभ समाचार मिलने शुरू हो जाएंगे और अगले लगभग 6 वर्षों में आपकी सारी जिम्मेदारियां 7 वर्षों में पूर्ण हो जाएंगी। और ये बृहस्पति आपके लिए बहुत कारगर है। एक केले का पौधा घर में लगा लीजिए और नियमित उनकी सेवा पूजा करिए, भगवान श्री विष्णु की आराधना करिए। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत लाभकारी हैं और उन्हीं के श्री हरि विष्णु कृपा से आपके सारे काम बन जाएंगे। क्योंकि आप नारायण के भक्त हैं तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सब वही करेंगे। चलिए, अगली कॉलर है विकास गुप्ता अंबाला से। जी विकास जी, अपना सवाल कीजिए। नमस्कार जी, मेरी बिटिया का दीक्षिका नाम है जी। हेलो। जी जी जी, बिटिया 23 अगस्त 94। ठीक है, समय? विकास जी, समय बिटिया के जन्म का? मेरे को लगता है कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। अगर पद्मा जोधपुर से हैं हमारे साथ अगली कॉलर। पद्मा जी, अपना सवाल कर सकती हैं आप। 1693। 6 हाँ 93। ठीक है, और समय? और जोधपुर में जन्म है। समय? समय 2:05 पर दिन का। हाँ, शादी के बारे में बताइए ना। कौन है लड़का? पद्मा जी, ये आपकी कुंडली है, आपकी डिटेल्स हैं या फिर किसी अपने की? नहीं, ये मेरे बेटे की है। ठीक है मैम।
देखिए, जो आपने अपने बेटे की डिटेल बताई 1 जून 1993, विवाह के बारे में प्रश्न किया है, तो विवाह का योग इनकी कुंडली में बना हुआ है और ये ज़्यादा से ज़्यादा विवाह का योग 23 सितंबर 2025 तक के पूर्ण हो जाएगा। शादी बहुत अच्छी होगी, लड़का बहुत अच्छा है, इसका भाग्य बहुत अच्छा है, देखने में सुंदर है और पर्सनालिटी अच्छी है, भाग्य भी साथ दे रहा है, काम वाम भी ठीक है। थोड़ा सा अभी कोई नौकरी या कोई जीविका में अभी कुछ दिनों से ज़रूर कोई दिक्कत दिखाई दे रही है, इसकी वजह से थोड़ा सा मन इसका ज़रूर खिन्न होगा, लेकिन सितंबर के बाद चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, बहुत अच्छी होंगी और विवाह का योग उसकी कुंडली में बना हुआ है और ये विवाह इसका 2025 के सितंबर के बाद इसका ज़रूर होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या वैवाहिक जीवन को लेकर के नहीं दिखाई दे रही है। अगली कॉलर है दिल्ली से चरणजीत कौर, इनका नाम है। जी मैम, आप अपना सवाल कर सकती हैं। हटना हो उसमें। चरणजीत जी, आप सुन पा रही हैं मेरे को? टेलीविजन सेट का वॉल्यूम आप कम कर देंगे तो आवाज़ आ जाएगी, नहीं तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा मैम। हाँ जी, ये मैं कह रही हूँ कि हमारा लड़का 25/12/1995, जितेंद्र सिंह नाम है और दिल्ली का रहने वाले हैं। तो इसकी शादी के लिए पूछना था, जरा सरकारी नौकरी के लिए पूछना था। ठीक है, समय पता है आपको? तारीख पहले इनका फ्यूचर कैसे रहेगा? 25/12/95 ना? 25/12/1995। ठीक है जी। समय क्या होता है? समय एक बार फिर से बताएंगी? 25/12/1995, 11:15। सुबह के 11 बज के या ठीक है, 11:15 सुबह के या रात के मैम? नहीं, सवेरे के। ठीक है, सुबह के। सवेरे के 25 दिसंबर 1995, 11:15 सवेरे के दिल्ली का मैंने लिया इनके बेटे जितेंद्र का। कुंभ लग्न की कुंडली है इनकी और जन्म राशि है मकर। विवाह का योग तो बहुत अच्छा है इनकी कुंडली में और 19 जुलाई के बाद ये विवाह के योग इनके बन रहे हैं और पहले भी विवाह की बातें लगभग एक कहीं फाइनल कंडीशन में थी, लेकिन कतिपय कारणों से वो कैंसिल हो गई या जो है बात बिगड़ गई। लड़के लड़की के जो एक तरह से कहते हैं कि मेंटल लेवल नहीं मिला या बातें नहीं बन पाई, इस वजह से शादी टूट गई। लेकिन अब जो नए रिश्ते आ रहे हैं वो इनके पक्ष में हैं, वो सकारात्मक हैं और वो पूरे भी होंगे और वैवाहिक जीवन का सुख भी इनके जीवन में दिखाई दे रहा है। केवल दिक्कत सिर्फ इतनी है कि चूँकि शुक्र इनकी जन्म कुंडली में 12वें गया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चूजी होने की वजह से कि इससे नहीं करूँगा, उससे नहीं करूँगा, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए, इसकी वजह से शुरुआती दौर में थोड़े से रिश्ते अच्छे आए लेकिन उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिए। अब दिक्कत यह है कि अब रिश्ते अच्छे एक तो मिल नहीं रहे हैं, जो मिल रहे हैं वो बातें बन नहीं रही हैं, लेकिन चिंता की अभी भी कोई बात नहीं है। 19 जुलाई के बाद चूँकि बुध का अंतर आने वाला है, वो इनके लिए बहुत सकारात्मक और बहुत अच्छा है। तो अगले एक सवा साल में, मतलब सितंबर 2025 से 2026 के जुलाई के बीच में इनका रिश्ता हो जाएगा। कोई उसमें दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। रेवाड़ी से अगले कॉलर है नवीन गुप्ता जी। नवीन जी, क्या सवाल है आपका? मैम नमस्कार। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ 2/11/1978 है। ठीक है, समय? शाम को 4 बजे। ठीक है, और स्थान? रेवाड़ी, हरियाणा। ठीक है नवीन जी, क्या सवाल है आपका? मैम मेरा काम धंधा बड़ा कम चल रहा है, पहले ठीक चल रहा था, आगे मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा और मेरे बच्चों को कैसा रहेगा? 2 नवंबर 1978 शाम के 4 बजे और रेवाड़ी हरियाणा का। तो मीन लग्न बनी आपकी नवीन जी और आपकी जन्म राशि बनी जो है वृश्चिक। और देखिए अभी जो दशा आपकी चल रही है, शुक्र में राहु का अंतर है और शुक्र और राहु की अगर स्थिति देखी जाए तो वैसे तो राहु आपका अच्छा है, कन्या का राहु है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स और तमाम और अन्य व्यवसाय से बहुत लाभ प्राप्त करते हैं ऐसे लोग और कम्युनिकेशन काम बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब से ये शुक्र और राहु का कम्बिनेशन हुआ है, दोनों का एक दूसरे के साथ जब ये जुड़े हैं, खास करके 2024 मार्च के बाद से, मतलब पिछले लगभग 6-7 महीने से, तो थोड़ा सा आर्थिक नुकसान हो रहा है। मतलब जैसे आदमी किसी को पैसे दे देता है तो वापसी नहीं होता है, कहीं निवेश कर देता है तो उससे मुनाफा नहीं प्राप्त होता है, पैसे स्टक हो जाते हैं, पैसे फंस जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि व्यापार नहीं चल रहा है, बस थोड़ी सी पूंजी ब्लॉक हो गई है, आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर थोड़े से ढीले पड़ गए हैं, वो ब्लॉक हो गए हैं पैसे, जिसकी वजह से जो उससे लाभांश आपको मिलना चाहिए, जो मुनाफा आपको मिलना चाहिए, वो नहीं प्राप्त हो रहा है। लेकिन ऐसी कोई व्यापारिक स्थिति, बहुत बड़ा गतिरोध इसमें नहीं है, व्यापार आपका सुचारू रूप से चलता रहेगा। केवल जो ब्लॉक आपकी पूंजी है, जो फंसा हुआ पैसा है,
उसको थोड़ा निकालने का प्रयास करिए। वो अगर पैसे आपको मिल जाते हैं तो आपकी व्यापारिक स्थिति काफ़ी मजबूत है। वैसे भी व्यापार में कभी आप फेल नहीं होंगे, कभी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और चूंकि देवगुरु बृहस्पति की दशा सामने खड़ी है 17 मार्च 2027 के बाद, तो वो 2.5-3 साल आपके बहुत अच्छे बीतेंगे। आगे शनि भी आपका अच्छा है। तो कुल मिलाकर के जीवन में ऐसी कोई बुरी स्थिति या बुरी संभावनाएं आपके नहीं है। केवल ये थोड़ा सा पूंजी ब्लॉक हो गई या कुछ आपके पैसे फंस गए हैं, वो निकल आएंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। संतान पक्ष आपका बहुत अच्छा है। बड़ी संतान आपकी बड़ी काबिल है, बहुत अच्छा है। आपके मनोनुकूल व्यवहार करने वाला है और आपको सुख देने वाला है, आपका मान सम्मान बढ़ाने वाला है। संतान सुख आपका बहुत अच्छा है। तो सर मेरा छोटा हरिदास जी हैं अगले कॉलर एमपी से। हरिदास जी, क्या सवाल है आपका सर? मैडम मैं क्या है ध्यान करता हूँ लगभग 30-35 साल से जी। और मैं ध्यान समाधि प्राप्त करना चाहता हूँ। थोड़ा ऊंचा बोलिए, क्या बोले आप दोबारा लाइन? मैं लगभग 35 साल से रोजाना 2 घंटे ध्यान करता हूँ। ठीक है, ध्यान करते हैं। और मैं ध्यान समाधि प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन उसमें कोई ना कोई विघ्न ऐसे आ जाते हैं कि मैं फिर मतलब बहुत समय के लिए डिस्टर्ब हो जाता हूँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं हरदास जी? एमपी। मैं नर्मदापुरम होशंग मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। पुराना नाम जिसका होशंगाबाद था, अब नर्मदापुरम हो गया है। कोई बात नहीं, ठीक है। हेलो जी 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 जी, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए बोलिए। आपका यही सवाल है कि कुछ ना कुछ विघ्न आ जाती है, कोई रुकावट आ जाती है जिसकी वजह से आप ध्यान साधना नहीं, समाधि नहीं ले पा रहे? हाँ, लेकिन मैं ध्यान समाधि प्राप्त करना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए आपकी जो प्रश्न बनती है उसमें देखिए दिक्कत सिर्फ इतनी है, आपकी समाधि या जो आप भी करना चाह रहे हैं आध्यात्मिक जगत में आप जो प्राप्त करना चाह रहे हैं वो क्यों नहीं मिल रहा है। उसका सिंपल सा कारण है प्रश्न काल में लग्न में शनि का जाना। और यह जो स्थिति बन रही है, लग्न में शनि की स्थिति जो आपके बन रही है, उसका मतलब होता है कि अभी काफ़ी पुरानी चीज़ें आपको याद हैं। समाधि की सबसे बड़ी आपके व्यवधान का कारण है कि काफ़ी पहले के जीवन जो आपने इस शरीर से जिया है, इस शरीर के जो रिश्ते हैं, इस शरीर से जो आपने सुख और दुख भोगा है, उस भाव का विनाश अभी तक आपके शरीर से नहीं है। कहीं न कहीं अभी भी आपके अंदर ज्ञान की या ज्ञान है या ज्ञान प्राप्त करना है, इसका भाव है। तो अभी जब तक उपरिति की सिद्धि नहीं होती है, जब तक उपरिति की स्थिति नहीं आती है, तब तक समाधि नहीं आती है। उपरिति होती है हरिदास जी कि आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ है आज तक वह सब भूल जाएं। वो अच्छा हुआ, बुरा हुआ, मान मिला, सम्मान मिला, अपमान मिला, प्रेम मिला, तिरस्कार मिला, घृणा मिली, जो भी मिला, जब आप वो सब भूल जाते हैं तब उसको कहते हैं उपरिति की स्थिति। तो अभी तक उपरिति की स्थिति में आप हैं नहीं। जैसे आपकी स्थिति वही है कि मान लीजिए कोई बीए का विद्यार्थी हो और कहे कि मुझे पीएचडी में एडमिशन चाहिए, तो ये संभव नहीं है इस सांसारिक जगत में। जब इस सांसारिक जगत में ये संभव नहीं है तो उस आध्यात्मिक जगत में कैसे आप कल्पना कर सकते हैं कि जब तक उपरिति की सिद्धि नहीं होगी और आपकी समाधि लग जाए। समाधि अष्टांग योग की आखिरी स्थिति है, ध्यान धारणा समाधि। तो अभी जो इसमें प्रत्याहार तक तो आपका सही है, यम नियम भी आपका सही है, आसन प्राणायाम भी आपका सही है, लेकिन जो ये प्रत्याहार और जो एक नियम की स्थिति है उसमें कहीं न कहीं व्यवधान उत्पन्न होता है। और उसका कारण है कि आपके पूर्व के संस्कार जो उपरिति नहीं हो पा रही है। तो हरिदास जी, पहले आप उपरिति की स्थिति में जाइए, पीछे जो कुछ हुआ है पहले उसको भूलने का प्रयास करिए। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जो लोग भी ध्यान समाधि चाहते हैं, जो भी ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, उसकी सबसे बड़ी बाधा है इस शरीर से भोगे गए सुख और दुख, इस शरीर से भोगे गए शुभ और अशुभ कर्म। ये तमाम चीज़ें हमारे जीवन में, हमारे ध्यान धारणा समाधि में बाधा उत्पन्न करते हैं और उसको भूलना ही एकमात्र रास्ता है। और भूलने के लिए प्रयास करने होंगे बार बार, जैसा कि आप कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि आप ध्यान भी करते हैं लंबे समय तक, ध्यान से उस पर विराम तो लगता है, लेकिन जैसे ही ध्यान भंग होता है पुनः आप उसी स्थिति में आ जाते हैं। जैसे रबड़ होता है, खींच के रखा, जब तक खींचा है ठीक है, जैसे छोड़ा हो पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। यह आपकी मानसिक स्थिति है, यही आपके ध्यान की स्थिति है।
तो इसको पहले आप कोशिश करके पहले उसको हटाइए, पहले उपरीति को सिद्ध करिए, उसके बाद समाधि लगेगी। दूसरी बात यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कुछ आप समय के लिए किसी इष्ट का सहारा लीजिए, कुछ जप करिए। जप बहुत ज़रूरी है करना, और जब आप करेंगे तो उपरीति अपने आप आ जाए, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक होता है ना, पहले जो भरा है उसको निकालिए। और एक बात और बता दूं, अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान के कांटे की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब अज्ञान का कांटा निकल जाता है तो ज्ञान और अज्ञान दोनों के कांटों को फेंक देना चाहिए। एक सुई से दूसरा कांटा निकाला जरूर जाता है, लेकिन बाद में उस सुई को नहीं रखा जाता है। तो ज्ञान और अज्ञान दोनों को छोड़ दीजिए, कुछ जप करिए अपने इष्ट का। जब करेंगे तो उपरीति की सिद्धि अपने आप हो जाएगी। और श्वास पे जप करना शुरू करिए, माला पे नहीं, श्वासों की माला पे जप करना शुरू करिए। उपरीति अपने आप महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का समय लेकर के जपिए, अपने आप उपरीति सिद्ध हो जाएगी। फिर समाधि लेंगे तो 2-2.5 मिनट में बहुत है, समाधि हो जाएगी। 2.5 मिनट के अंदर ध्यान जहाँ एकाग्र हुआ, चित्त और बुद्धि की एकाकार हुई, आत्मा से जो है अवचेतन मन मिल जाएगा और समाधि सिद्ध हो जाएगी। लेकिन अभी उपरीति की सिद्धि नहीं है आपकी। बार बार आप पूर्व के रिश्तों में, पूर्व के कर्मों में आप फंस जाते हैं, ध्यान भी लगाते हैं तो उन्हीं का ध्यान आता है, इसलिए दिक्कत आपको दिखाई देती है। अगले कॉलर है सौरभ जी। सौरभ अपना सवाल कर सकते हैं। प्रणाम। मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। उसका नाम है अक्षय कुमार सोनी और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 29 अगस्त यानी 29/8/1996 और समय है शाम को 4:10 अम्बेडकर नगर यूपी से। 8:10 शाम? नहीं 4:10 शाम को, शाम के। ठीक है, और स्थान क्या बताया? स्थान अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्या सवाल है? सवाल ये है कि ये पढ़ाई करते थे तो पढ़ाई में इनका मन नहीं लगा, अब कौन सा व्यवसाय करें और जो ठीक रहेगा इनके लिए, और इनका स्वास्थ्य और विवाह का क्या योग है? देखिए, जो आपने अपने भाई की डिटेल बताई है, 29 अगस्त 1996 सायंकाल 4:10 अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। देखिए, धनु लग्न की कुंडली है और इनका जन्म राशि है कुंभ, और अभी शनि की दशा चल रही है। शनि इनकी जन्म कुंडली में कहीं न कहीं स्थिति उसकी ठीक नहीं है। शनि इनका मार्केश है और उसमें राहु का अंतर है, और इसी राहु की वजह से ये पढ़ाई नहीं कर पाए, क्योंकि ये बहुत जल्दी बड़े आदमी बनना चाहते हैं। बड़े आदमी बनने का मतलब होता है कि ऐसे लोग महत्वाकांक्षाएं बहुत रखते हैं, लेकिन उस पर बिल्कुल इनको ध्यान नहीं होता। करना कुछ नहीं है, चाहिए सब कुछ। यह एक मनोपोली हो जाती है, मनोवृत्ति हो जाती है कि इन्हें अधिकार सब कुछ चाहिए, कर्तव्यों का ज्ञान इन्हें नहीं होता है। तो देखिए, अभी जब तक ये शनि में राहु का अंतर है 24 फरवरी 2026 तक, ना तो ये पढ़ेंगे ना तो कुछ करेंगे, ये सिर्फ सबको परेशान करेंगे। तो अभी मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि बड़े भाई होने के नाते सिर्फ इनकी आप टेक केयर करिए, ये जो मांगे उन्हें दे दीजिए, जो कहते हैं सब इनकी व्यवस्था करिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि 26 अप्रैल 2026 के बाद इन्हें थोड़ी सी परिस्थितियों का ज्ञान होगा, इन्हें अपनी हैसियत पता चलेगी, इन्हें अपनी गलतियों का ज्ञान होगा, एहसास होगा। फिर उसके बाद ये जो करना चाहें, व्यवसाय इत्यादि इनको कराइएगा, वो ये ज़रूर करेंगे, उसमें सफल होंगे। लेकिन अभी ये जो दशा चल रही है, ऐसी दशा में कुछ भी करना या कराना अभी ठीक नहीं है। इन्हें अभी 1 वर्ष और एक तरह से छोड़ दीजिए कि थोड़ा घूम लें, देशाटन कर लें, विचार कर लें, सोच लें, समझ लें, उसके बाद कोई निर्णय लें। तो अभी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि 1 वर्ष इनको कुछ भी करने कराने का समय नहीं है। अगर कुछ करते कराते हैं तो कहीं ना कहीं वो समझिए को डूब ही जाना है, वो नष्ट ही हो जाना है। तो नष्ट होने से बेहतर है कि अभी कुछ देर इनको रोक लिया जाए। दुर्घटना से देर भली, अगले वर्ष इनको ज़रूर ज्ञान हो जाएगा। और ये जब ये जो कहें आप इनका सहयोग करिए। कुंडली अच्छी है इनकी, लग्न में मूल त्रिकोण का बृहस्पति बैठा हुआ है, सुखी जीवन है, भाई अच्छा, पिता सब कुछ ठीक है। लेकिन थोड़ा सा क्या है ना, ये जो दशा आ गई है इसकी वजह से अपने स्थान से, अपने पथ से, रास्ते से भटक गए हैं। ये दशा अगले वर्ष अप्रैल 2026 के बाद ठीक हो जाएगी, फिर ये जो करेंगे सब में इनको लाभ होगा। अगले कॉलर भरतपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, राम प्रकाश नाम है इनका। जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं सर। राम प्रकाश जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ मैडम, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार सर। मेरी लड़की है, अवनीता नाम है। अवनीता नाम है, इसका है 2016 में इसका जन्म हुआ है। 2016 में? 16 में? हाँ, 2016 में 19 मार्च। ठीक है। और भरतपुर के अंदर। समय? सुबह के टाइम है 8:11। 8:11 सुबह के मान लूं? सुबह के। ठीक है, क्या सवाल है सर?
मैडम मेरा यह है कि ये बच्ची जो है पढ़ने में थोड़ी सी पढ़ना चाहती है लेकिन थोड़ा सा नर्वस हो जाती है, और दूसरा जो कहते हैं सब इसके घर में अष्टम भाव में शनि मंगल बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा ये परेशान रहती है। इसका आप तो एक केवल बात यही है, बताइए, पढ़ाई कैसे आपने करेगी समय ये? सुबह और 8:11 बताया है, 19 मार्च। हेलो, हाँ सर, 19 मार्च 19 मार्च 2016। हाँ, 19 मार्च 2016 जी, 2016 सर जी, सुबह 8:11। सुबह 8:11 ना सर? हाँ सर, सुबह का। हाँ, देखिए अष्टम भाव में इसके शनि और मंगल है, चंद्रमा तो नहीं है, शनि मंगल अष्टम भाव में। चंद्रमा इसका चतुर्थ भाव में है सर। हाँ, चंद्रमा चतुर्थ भाव में है। अब देखिए, जो आपने इसके शिक्षा के बारे में पूछा है, तो बहुत स्पष्ट बता दूं कि विद्या और ज्ञान, जो बुद्धि हमारी होती है, वो द्वितीय भाव देखी जाती है। तो द्वितीय से इसका शुक्र जो है वो कुंभ राशि में सद्भिषा नक्षत्र में केतु के साथ एकादश भाव में बैठा है। अब चूंकि विद्या स्थान में राहु और गुरु है, ये गुरु चांडाल योग बनाता है। बुद्धि तो अच्छी है, बुद्धि में कोई दोष नहीं है। अगर धनेश एकादश में बैठे तो ऐसे बच्चे जब पैदा होते हैं तब से और स्वयं भी बहुत आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं, तगड़े होते हैं और सौभाग्यशाली होते हैं। लेकिन चूंकि पंचम भाव दूषित है, पीड़ित है, बृहस्पति और राहु दो ग्रह बैठे हुए हैं, जिसमें बृहस्पति को राहु पीड़ित करता है, गुरु चांडाल योग का निर्माण करता है। तो ऐसे किसी भी बच्चे का एकेडमिक कैलेंडर ठीक नहीं हो सकता है जिसका राहु बृहस्पति के साथ हो। उसके पीछे दो मजबूत ज्योतिषी कारण बताता हूँ। पहला, देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान का देवता कहा जाता है और राहु को भ्रम का देवता कहा जाता है। तो भ्रम और ज्ञान अगर इकट्ठे हो जाए तो कहीं ना कहीं ज्ञान में अगर भ्रम हो जाए तो मतलब ऐसे मैथ में जब वो मैथ के पर्चे को हल करते हैं तो ऐसे छोटी छोटी गलतियां करती हैं कि बना बनाया सवाल, जहां पता चला 10 लाइन उन्होंने ठीक लिखा लेकिन आखिरी की 2 लाइन में जो उत्तर निकाला तो उत्तर निकला ही नहीं और वो काट करके टीचर ने 0 कर दिया। ऐसी सिली मिस्टेक, ऐसी गलतियाँ, ऐसी भूल बच्चे करते हैं मैथ के पेपर में। यही गलती ये करते हैं विज्ञान में। हाँ, इतिहास भूगोल जो सिविक के पेपर होते हैं उसमें जरूर अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि वो उसमें जो है कुछ हल नहीं करना है, इक्वेशन नहीं सेट करने, सिर्फ लिखना है, तो उसमें इनके अंक आ जाते हैं। लेकिन मैथ में और जो है जो इस तरह के न्यूमेरिक प्रॉब्लम होते हैं, साइंस की प्रॉब्लम होते हैं, उसमें ये फंस जाते हैं, क्योंकि उसमें लगातार एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ज्ञान है ना, ज्ञान में थोड़ा सा जब भ्रम मिला तो वही भ्रम उनको जो है दुष्परिणाम दे देता है। तो सिर्फ मैं आपको इतना कहूँगा कि इस बच्चे को मैथ की प्रैक्टिस और साइंस की प्रैक्टिस बार बार कराइए, एक बार में नहीं आएगा। बार बार कराने से 10वीं तक इसको ठीक से केवल साइंस और मैथ पढ़ाइए। 11वीं के बाद आप इसको कोई ऐसे विषय दिलाइए जो कि जिसमें साइंस और मैथ के बार बार स्टेप फॉलो न करने पड़े, तो वो पढ़ाई कर लेगी। लेकिन फिर भी बृहस्पति राहु के साथ हो तो एकेडमिक कैलेंडर खराब होता है। उससे बचने के लिए आप गुरु चांडाल योग की शांति कराइए। देव गुरु बृहस्पति और राहु की शांति, वैदिक शांति कराने से पढ़ाई अच्छी होगी। लेकिन फिर भी पढ़ाई इसकी पूरी होगी, खूब पढ़ेगी, माने कहा जाता है कि PhD तक करेगी। लेकिन ये जो नंबर हैं कम आएंगे, फिर रुक जाएंगे, ये चीज़ें होती रहेंगी। उसमें सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रॉब्लम, चूँकि हाई स्कूल तक हर बच्चे को मैथ पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, तो वो इसका थोड़ा सा हाथ वहाँ तंग है। उसके लिए अगर आप कुछ प्रबंध कर लें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगले कॉलर है अशोक कुमार अजमेर से। जी अशोक जी, क्या सवाल है आपका? पंडित जी नमस्ते। जी नमस्ते। पंडित जी, मेरा जन्म है 27 जून 1984, दोपहर 2:15 बजे, अजमेर के बीसांगन ग्राम में। 27 जून 1984 दोपहर, हाँ, दोपहर के 2:15 बजे। क्या पूछना है आपको? पंडित जी, व्यवसाय रोजगार के बारे में पूछना है। मैंने पार्टनरशिप में व्यापार किया था, उसमें धोखा हो गया और अब नया क्या करें, वापस अभी बेरोजगार हैं, तो क्या हो सकता है कुछ? देखिए, जो आपकी दशा चल रही है देवगुरु बृहस्पति की, और पराशर जी लिखते हैं कि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में अगर तृतीय स्थान में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बने तो ऐसे लोगों का धन जो है चोर, ठग, बुरे लोग, गंदे लोग छीन लेते हैं, लूट लेते हैं। चोर, ठग इत्यादि लूट लेते हैं। इनके घर चोरी होती है, डकैती होती है, अग्नि दुर्घटना होती है, उससे धन का नुकसान होता है। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये जब से देवगुरु बृहस्पति की दशा आई है सन 2013 से, तब से हो रहा है।
तो धन का नुकसान तीसरे बृहस्पति जाने की वजह से होता ही रहा है। यहाँ तक कि पैसे जेब से गिर जाते हैं, पैसे घर में कहीं रखे हैं तो गायब हो जाते हैं। ये प्रायः ऐसे लोगों के साथ होता है जिनकी जन्म कुंडली में तृतीय भाव में बृहस्पति बैठे हो, चाहे कितनी भी अच्छी स्थिति में हो, चाहे वो कर्क का ही बृहस्पति क्यों न हो, वो फल देगा ही देगा। एक बात, इसी वजह से आपके ये धन की क्षति हुई और आपको व्यवसाय में धोखा प्राप्त हुआ। अभी जब तक ये बृहस्पति है तब तक ये दिक्कत करेगा। तो इसके लिए आप दो उपाय करिए। एक तो देवगुरु बृहस्पति को ठीक रखने के लिए देवगुरु बृहस्पति का अगर आप वैदिक मंत्र जप कर सकते हैं, ओम बृहस्पति अति अदर्जो अरेहात विमत दिवाती, ये वैदिक मंत्र है, अगर ये कर सकें तो अच्छी बात है। नहीं तो ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, इसको आप लिख लीजिए और इसको आप माला पे रुद्राक्ष की माला ले आइए और माला करना सीख लीजिए। इसको आप जो है एक बार संकल्प लेके 1.25 लाख जपिए और पीपल की समिधा, पीपल की लकड़ी तोड़ लीजिए अपने बड़ी अंगुली के बराबर और उसके बाद देसी घी में डुबो करके इसी मंत्र से ओम ब्रींग बृहस्पतये स्वाहा और लगातार इसी मंत्र से जो है हर बृहस्पतिवार 7 बृहस्पतिवार हवन करिए। उसके बाद अपने आप ईश्वर रास्ता दिखाएंगे, व्यवसायिक जीवन, कार्य का जीवन शुरू होगा। लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है, बार बार पैसे का नुकसान आपको जीवन में एक बार नहीं कई बार, यहाँ तक कि जो पैसे कर्ज भी लेते हैं वो भी डूब जाते हैं, ये स्थिति बनती है। ये उपाय नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से अशोक जी आपको दिक्कत होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती रहेगी। इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि दशाओं के भरोसे बैठे रहेंगे तो दशाएं अभी आपको सुफल देती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं।